वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीज़ों की। देखो, डिमांड थी इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे मेरे पेपर लग रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मटेरियल मिलता रहे और हो सके तो मैं वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। तो देखो, दो टाइप के स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का एग्जामिनेशन ओवर हो गया है और इसमें अराउंड 60+ क्वेश्चन जो है वो मेरे PDF से आए हुए थे, जो मैंने डेली प्लेलिस्ट करवाई थी, जो मैंने डेली वीडियो अपलोड की थी, उसमें से मैंने खुद देखे हैं क्वेश्चन। तो 60+ क्वेश्चन हैं जो आए हुए थे, यदि आपने ढंग से पढ़े होंगे तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको इस बार क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। SPU मंडी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी। देखो, मैं दो टॉपिक कवर करूंगा, ये दो टाइप के स्टूडेंट को कवर करूंगा। एक है SPU मंडी और दूसरा है पंजाब यूनिवर्सिटी। दोनों के एग्जामिनेशन में काफ़ी डिफरेंसेस है। SPU का पेपर आएगा आपका बेसिक लेवल का और पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर आएगा आपका एडवांस लेवल का। तो दोनों के लिए मटेरियल ऑलरेडी बना लिया है मैंने, जो काफ़ी बच्चों ने परचेज भी कर लिया है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं SPU मंडे की, देन हम करेंगे PU की बात। तो यहाँ पर देखो, ये जो PDF है, ये अब मैं ओपन करूँगा, ये PDF आपका SPU मंडे स्टूडेंट के लिए। और इसमें टोटल 43 चैप्टर्स होंगे। कितने चैप्टर होंगे? 43 चैप्टर्स होंगे। और ये 43 चैप्टर से आपको यहाँ पे ऐसे MCQ मिलेंगे, जैसे अराउंड 80 तक आपके MCQ हैं। देखिए, पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर में 50 या 80 तक MCQ होंगे, देन उसके आंसर की होगी। देन नेक्स्ट चैप्टर होगा हायर नॉन कोडेड, उसके आपके 80 कर आपके क्वेश्चन होंगे, देन उसकी आंसर की होगी। ठीक है, अगेन कोडेड आपका थर्ड चैप्टर होगा, उसके आपके 80 क्वेश्चन होंगे, देन उसके आंसर की होगी। ऐसा करके आपके टोटल 43 चैप्टर्स होंगे आपके। और ये PDF आपको मात्र मिलेगा 49 रुपीज़ में। और साथ में इस PDF के साथ आपको मिलेंगे 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, और साथ में ही आपको चैप्टर वाइज MCQ और मिलेंगे, जो आपके सुंदरनगर यूनिवर्सिटी के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, डेवलपमेंट बायोलॉजी हो गए, डेवलपमेंट बायोलॉजी के MCQs हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पर कौन सा है, एनिमल डाइवर्सिटी के हैं, देन बायोकेमिस्ट्री के हैं, देन आपको बायोकेमिस्ट्री के आंसर किया है, जैसे जेनेटिक्स के नोट्स हैं, इवोल्यूशन के हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अप्लाइड के हैं। वैसे वैसे आपको यहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा, सारा मटेरियल। ये मटेरियल आपको मिलेगा मात्र कितने रुपए में मिलेगा? 49 रुपीज़ में आपको मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं हम, ये आपको 49 रुपीज़ में सारा मटेरियल मिल जाएगा बेसिक लेवल का। दूसरी हम बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। जो भी बच्चे PU के लिए तैयारी कर रहे हैं, PU MSc जूलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पढ़ना पड़ेगा एडवांस लेवल का, उसके जिसके मैं MCQ इस वीडियो में करवाऊंगा भी। ठीक है, आगे वीडियो को देखना, पूरा वॉच करना। ये आपको PDF है, यहाँ पर देखो, ये इन्हीं के लिए स्पेशली मैंने PDF बनाया हुआ है। इस PDF में आप यहाँ पर देख सकते हो, अपना अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। ये दूसरा चैप्टर आपका सेल बायोलॉजी। तीसरा चैप्टर आपका प्लांट फिजियो, ये आपका जोलॉजी में नहीं आएगा। ओके, फोर्थ आपका यहाँ पर चैप्टर होगा ह्यूमन फिजियो। फिफ्थ होगा आपका जेनेटिक्स। सिक्स्थ होगा आपका रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। सेवन्थ होगा प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस। नाइन्थ, उसके बाद एट्थ होगा आपका इम्यूनोलॉजी। नाइन्थ होगा डाइवर्सिटी एंड लाइफ, एंड टेंथ होगा इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। ये 10th जो चैप्टर हैं, इन सभी 10th चैप्टर के आपको MCQ क्वेश्चन, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके आपको MCQ क्वेश्चन मिलेंगे और काफ़ी एडवांस लेवल के MCQ क्वेश्चन है। ये MCQ क्वेश्चन इस बुक से बनाए गए हैं, वो अराउंड 3000 से 4000 की बुक है वो। ठीक है, उस बुक से MCQ बनाए गए हैं। देखो, जैसे यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये आपका कौन सा चैप्टर है? सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का है, सेल बायो का ये चैप्टर है। इसमें आपको यहाँ पर देखो एक टॉपिक मिल गया, आप यहाँ पर नीचे जाना है, ये सारा टॉपिक आपको स्क्रॉल करना है और नीचे आपको मिलेगी आंसर की। क्या मिलेगी? आंसर की आपको मिलेगी। वैसे नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसकी आपको आंसर की मिलेगी। देन नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसके आपको आंसर की मिलेगी। ऐसे आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना है। और ये PDF आपका हाईली हाईली बेनिफिशियल होगा। और इसमें टोटल 10 चैप्टर कवर किए हुए हैं और ये आपको मिलेगा मात्र 99 रुपीज़ में। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हो गए PU के, जो चाहते हैं कि हमारा पहले बेसिक क्लियर हो फिर एडवांस क्लियर हो, तो वो SP मंडे वाले PDF को परचेज कर लीजिए और इसको भी कर लीजिए। दोनों को कंबाइंड आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। ओके, और आपको सिंगल लेना है तो आपको 99 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको जहाँ तक मुझे लगता है आपको बेसिक ले लेना चाहिए साथ में, तो आप बेसिक लीजिए, एडवांस भी लीजिए। और जो SP स्टूडेंट के बच्चे हैं, जिनको बेसिक लेना है, वो चाहते हैं कि एडवांस लें, तो उनको मात्र 100 रुपीज़ में आपको दोनों PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट करना है। और बाकी आपको मेन बात याद रखनी है, ये सारा मटेरियल आपको मिल रहा है 100 रुपीज़ में, और काफ़ी महंगा मटेरियल है ये। ठीक है, 3-4 हज़ार वाली बुक से बनाया गया मटेरियल है, और आपको मात्र 100 रुपये में सारा मटेरियल मिल रहा है। और बेसिक लेना तो वो तो 49 में मिल जाएगा। अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप यहाँ पर नंबर वगैरह देख सकते हो,
79874। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पर ये जो PDF है PU का या SPU का ये प्रोवाइड कर दूंगा। SPU का आपको मिलेगा मात्र 49 रुपीज़ में, ये अरिहंत बुक इसका PDF है, और SPU मंडी का पाथफाइंडर से है, और ये आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, एडवांस PDF है, और नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आया सेल बायो का, इफ़ वन ऑफ द टू फैटी एसिड चेन्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द फॉस्फोग्लिसराइड बाय हाइड्रोलिसिस इन सॉल्यूशन, सच फॉस्फोलिपिड्स विल फॉर्म। ये PU वाले बच्चों को करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, SP वालों के लिए नहीं है। SP वालों के लिए मैंने PDF दे दिया है, उसको पढ़िए, सफिशेंट आपके लिए भाई, जो बेसिक वाला है। बाकी मेरी जो HP वाली सीरीज़ थी ना, उसको बात करता रहो, ठीक है। ये PU के लिए है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो। क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ वन ऑफ द टू फैटी एसिड चेन्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द फॉस्फोग्लिसराइड बाय हाइड्रोलिसिस इन सॉल्यूशन, सच फॉस्फोलिपिड विल फॉर्म। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर B, मिसल्स। क्वेश्चन नंबर 31, इन द मेटाजोन्स, थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए, इन द मेटाजोन सेल साइकिल मेटाफेज टू द एनाफेज ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ। देखो मेटाफेज से एनाफेज जाने के लिए आप सभी को पता होगा जो एम साइक्लिन होता है, हमारा साइक्लिन एम साइक्लिन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिन BNCDK1, वो आपका हेल्प करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि इन द मेटाफेज सेल साइकिल मेटाफेज टू द एनाफेज ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाय एक्टिविटी ऑफ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको ये पढ़ा होगा तो आपको अटेम्प्ट कर पाओगे आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर A, एंड ऑप्शन नंबर B आल्सो इज द राइट आंसर। अब जाता हूँ क्यों। अब देखो मैंने आपको बताया है, जितने भी आपके M फेज में जितने भी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है साइक्लिन BNCDK1, ठीक है। बट जो APC/C है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब भी आपका सिक्यूरिन एक प्रोटीन होती है जो सेपरेजेस को पकड़े रखती है, और APC/C क्या करता है, उस सिक्यूरिन की पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन करवा देता है, जिसकी वजह से हमारी सेपरेजेस फ्री हो जाती है, और जो आपके फ्री सेपरेजेस है वो आपके कोहेशन प्रोटीन को डिग्रेड कर देती है, जिसकी वजह से हमारे क्रोमोजोम जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो देखो क्रोमोजोम को सेपरेशन करना ये निर्भर करता है कि APC/C ट्रिगर हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही M फेज जो M साइक्लिन होगा, यानी साइक्लिन B और CDK1, ये APC/C को एक्टिवेट करेगा, और ये क्या करेगा, ये सिक्रीन को पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन करवा देगा, जिसकी वजह से सेपरेज फ्री हो जाएगा, और सेपरेन कोहेशन को तोड़ देगा। कोहेशन एक ऐसी प्रोटीन है जो सिस्टर क्रोमेटिन को पकड़े रखती है, उसकी वजह से हमारा सिस्टर क्रोमेटिन फ्री हो जाता है, और हमारी सेपरेशन हो जाती है क्रोमोसोम्स की एनाफेज के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन क्रोमोसोम। ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट, द क्रोमोसोम दैट हैव ए हाईएस्ट जीन डेंसिटी जनरली लोकलाइज्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन 33, विच वन द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फोल्डिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जब आपकी मैंने HP सीरीज करवाई थी। तो देखो आपने सुना होगा प्रोटीन के अंदर जो आपके प्रोटीन फोल्डिंग होती है वो मोस्टली होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता है अंदर। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन फोल्डिंग इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारा आराम से डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा, यानी आपका SH जो है वो ब्रेक हो जाएगा S में, ठीक है। तो कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है? पेप्टाइडल प्रोपाइल आइसोमरेज, PDI बोलते हैं इसको। दूसरा है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। तीसरा आपका प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, और फोर्थ है प्रोटीन यूबिक्विटिनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, प्रोटीन यूबिक्विटिनेशन है। देखो यूबिक्विटिनेशन क्या होता है? डिग्रेडेशन करवाना। प्रोटीन की डिग्रेडेशन कहाँ प्रोटीन फोल्डिंग में यूज़ होगा? प्रोटीन फोल्डिंग करने की है, प्रोटीन डिग्रेडेशन करनी है? हमको प्रोटीन को बचाना है, ना कि डिग्रेड करना है। ओके, नोट पूछा ना। देन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट C, थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। A single protofilament or microtubule grow at the speed of 2 micrometer per minute. Considering that there is no catastrophe in the microtubule nucleation and size of the tubulin unit of the order 5 nanometer, how much tubulin units are added to the growing microtubule per minute? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर D, 5200। Then question number 35, the mRNA of gene was depleted in the human cell using siRNA that arrest cell in the G2 phase of cell cycle. अब क्या किया इन्होंने? mRNA of the gene was depleted in the human cell using siRNA।
siRNA डाल के ह्यूमन के जीन्स को डिप्लीट कर दिया गया, mRNA को डिप्लीट कर दिया गया है G2 फेज में, ठीक है, जो जो क्या करेगा, अरेस्ट कर देता है G2 फेज को सेल साइकिल के अंदर। इन ऑर्डर टू टेस्ट वेदर G2 अरेस्ट इज ड्यू टू द ऑफ टारगेट और ऑन टारगेट इफेक्ट ऑफ siRNA mRNA डिप्लीटेशन एंड इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा। स्टेटमेंट दी गई आपकी, दो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हैं, दो यहाँ दो नीचे लिखी हैं, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है। पहले ऊपर पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी क्यू एंड एस स्टेटमेंट। Then question number 36, an investigator expressed the GFP fused protein that localized to the outer membrane of the Golgi apparatus upon visualizing the GF signal in the fluorescence microscope. It was noted that the GFP is pericentrosomal in its localization. The treatment of such FGP expressing cells with a newly identified drug disrupt the Golgi into small vesicles. तो 36 का जो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी पी एंड आर ओ स्टेटमेंट। Then question number 37, following observation was made when a mammalian cell is in one phase of cell cycle was fused with cell cycle in another phase। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो जैसे स्टेटमेंट बना है, फ्यूजन ऑफ सेल इन द G1 फेज एंड विद S फेज कोज द G1 न्यूक्लियस टू एंटर S फेज। क्या फ्यूजन ऑफ सेल G1 फेज को हम S फ्यूज के साथ करेंगे तो क्या G1 न्यूक्लियस एंटर कर जाएगा S फेज में? बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, कर जाएगा वो, क्योंकि S फेज के जो सेल्स हैं, जीन्स हैं, वो G1 के फेज को एस फेज में कन्वर्ट कर देंगे, यानी बिल्कुल स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आप खुद ढूंढिए, मैंने एक आपको बता दी है। दूसरी स्टेटमेंट बोली है, अपॉन फ्यूजन ऑफ द G2 सेल विद एस फेज सेल G2 सेल डज नॉट एंटर एस फेज। क्योंकि वो बैक क्यों आएगा? अगर G2 सेल्स जो है वो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है, वो उसने रेप्लिकेशन कर ली है, वो दोबारा एस फेज में क्यों आएगा? नहीं आएगा, तो स्टेटमेंट क्यों भी ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट है, अपॉन फ्यूजन ऑफ द G1 सेल विद G2 सेल G1 न्यूक्लियस एंटर द G2 फेज। क्यों न्यूक्लियस करेगा? क्योंकि उसने तो सेल डिवीजन की ही नहीं है, तो वो सॉरी उसने तो डीएनए का डिवीजन की नहीं है, डीएनए तो डुप्लीकेट हुआ ही नहीं है, तो G1 का एस फेज में डायरेक्ट नहीं जा सकता, यानी स्टेटमेंट आर जो है वो गलत है। लास्ट है, फ्यूजन ऑफ द एस फेज सेल विद एम फेज कोज द एस फेज सेल टू इमीडिएटली एंटर द माइटोसिस। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, PQS। Then question number 38, which of the following protein is most likely to be found in the intermembrane space of mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कौन से प्रोटीन जो है मोस्ट लाइकली प्रेजेंट होगी? पहली, एन टर्मिनस मैट्रिक्स टारगेटेड सीक्वेंस फॉलोड बाय द हाइड्रोफोबिक स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंसेस। ए एन टर्मिनस मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस फॉलोड बाय द, देखो पहले बताओ वो मैट्रिक्स टारगेटिंग होगी या नहीं होगी, इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे। वो मैट्रिक्स टारगेटिंग होगी। ओके, ऑप्शन सी एंड डी इज एलिमिनेटेड। अब पढ़ो ए बी, एन टर्मस मैट्रिक्स टारगेटेड सीक्वेंस फॉलोड बाय ए हाइड्रोफोबिक स्टॉप ट्रांसफर एंकरिंग सिग्नल्स या सीक्वेंसेस। दूसरा है एन लिंक्ड मैट्रिक्स टारगेटेड सीक्वेंस फॉलोड बाय ए क्लीवेबल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस बट दैट ब्रोक द कंप्लीट ट्रांसलोकेशन। तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एन टर्मिनस मैट्रिक्स टारगेटेड सीक्वेंस फॉलोड बाय क्लीवेबल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस दैट ब्लॉक द कंप्लीट ट्रांसलोकेशंस। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर, काफ़ी इजी है ये भी, इसको आप आराम से करना। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, 33 क्वेश्चन है, टेबल आपके पास दिया हुआ है, आपको बस मैच करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी मैच कीजिए इसको। यदि आपको एक भी आता होगा तो आप कर पाओगे। लाइसोसोम को किसके साथ करोगे आप? M6 भी पढ़ा है, मैंने 6 पोस्टपेड कर दो तो लाइसोसोम को। ठीक है, आपने कर दी भाई पी को 4 के साथ। अब दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ए और बी को, सी और डी बचा। अब दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया को जोड़ो। एन टर्मिनस एम्फीपैथिक हेलिक्स रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंस रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन रेसिड्यू। होगा तो 1 और 3 ही। एस को किसके साथ करोगे? एस को करो भाई पहले के साथ।
कि दूसरे के साथ? देखो करता सोल्व इसको। पहले लाइसोसोम आपका, तो लाइसोसोम होगा मैनोसिक्स फॉस्फेट, क्योंकि लाइसोसोम तो सभी को आता होगा। देन आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? एन टर्मिनस एम्पीपैथिक हेलिक्स रिच इन द लाइसिन एंड आर्जिनिन। जो एन टर्मिनस होता है वो क्लीवेबल सीक्वेंस होगा, जहाँ पर आर्जिनिन और लाइसिन भरपूर तरीके से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में वही टारगेटिंग करता है, यानी क्यू का हो गया आपका थर्ड। देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हमेशा याद रखना, स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का जो रिच होता है आर्जिनिन और लाइसिन में, सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया। डिफरेंस कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो सीक्वेंस है वो क्लीवेबल है, बट जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो नॉन क्लीवेबल है। ठीक है, आर्क हो गया 1 और पर ऑक्सीजोम इसका हो गया सी टर्मिनस ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 34, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द क्रोमेटिन रिमॉडलिंग इन ह्यूमन सेल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग के बारे में? तो इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, पी क्यू एस इज द राइट आंसर। पी क्यू एस, आर इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 को पढ़ो, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आप ऑप्शन पढ़ सकते हो, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, सीधे मन से बता रहा हूँ। तो 35 है, इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर डी, ए सेल प्रोड्यूस जस्ट इनफ टू ब्लॉक द फैक्टर टू ब्लॉक द एक्साइसी लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो आपको रेप्लिकेशन के बारे में पूछा, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में पूछा गया और काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पी एंड आर स्टेटमेंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 37, मिस क्वेश्चन पढ़ो, मैं सीधा आंसर बताऊंगा, ऑप्शन पढ़ लेना, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सोल्व करो। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पी एंड क्यू स्टेटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 38, फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ सम सेलुलर रिसेप्टर्स एंड पॉसिबल फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बाय। मैच करने वाले हैं, ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर को मैच करो, क्योंकि देखो आप दो रिसेप्टर को मैच कर सकते हो, ट्रांसफेरिन को और स्टेरॉइड को। स्टेरॉइड कैसे होते हैं, अंदर होते हैं बाहर होते हैं, इससे आप लग जाएगा बता आपको। देखो स्टेरॉइड के रिसेप्टर होते हैं अंदर सेल के, तो सीधा कर दो स्टेटमेंट वन के साथ है, यानी इंट्रासेलुलर हाई एफिनिटी रिसेप्टर अपॉन बाइंडिंग टू द लिगैंड। आर कहाँ पर है? सी में और बी में ऑप्शन में, तो आपको ए और डी को कर दो एलिमिनेट। अब ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर के बारे में पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो आप कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, कौन सा क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन है ना ये। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बस सी, पी का थर्ड, क्यू का 2 एंड आर का 1। दैट्स ओके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड चैनल के साथ बने रहना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।